दोस्तों नमस्कार। जीएस हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है, गुप्त काल। कहते हैं कि एंशिएंट में इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। इस पीरियड को अगर हम बात करें तो कहते हैं स्वर्ण काल। बड़ा ये मेंस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम 3 भागों में इसको देखेंगे। पहला भाग ये देखेंगे कि भाई ये गुप्त काल को जाने कैसे, हम इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से सोर्स मिलता है, इसको देखेंगे। मतलब पहला पार्ट हमारा होगा पढ़ने का, स्रोत क्या है इनका, एविडेंस क्या है, इसको देखेंगे हम। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे राजनीतिक इतिहास। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे हम। और पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम जो मेन जो शासक हुए, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त आए लेकिन कोई काम नहीं रहा, एक तरीके से अपमान ही रहा। तो इसके बाद रामगुप्त को अगर देखा जाए तो बस नाम के लिए है, नहीं तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, कुमारगुप्त प्रथम, और स्कंदगुप्त। ये मेन शासक हुए जिनके बारे में हमें जानना है पॉलिटिकल इतिहास में। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, इनको देखेंगे। और इसके बाद हम थर्ड पार्ट में देखेंगे इनका प्रशासन, इनका समाज, इनका साहित्य, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इनका समाज क्या था, प्रशासन क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इनको हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब पूरा आपका जो थीम है, और इसको स्वर्णकाल क्यों कहते हैं, इसको भी हम जानेंगे। इन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले गुप्तों को जानने के स्रोत क्या है। मैंने बार बार कहा कि आजकल जो ट्रेंड आया है हिस्ट्री में, जो एक नया ट्रेंड है एंशिएंट इंडिया में, कि ज्यादातर क्वेश्चन सोर्स वाले एरिया से पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ो, घर पे भी पढ़ो, तो प्रिपेयर करो सोर्स को, साहित्य को, कि कहाँ से कौन सी किताबें हैं, कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो थोड़ा सा हम देखें स्रोत पे, गुप्तों को जानने के स्रोत क्या क्या है, एविडेंस क्या क्या है। अगर हम इसको जाने तो सबसे पहला एविडेंस है पुराण। हमें पुराण से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। पुराणों से गुप्त काल की जानकारी मिलती है हमें। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें हम, कुछ किताबें हैं जैसे शूद्रक की मृच्छकटिकम, शूद्रक की किताब है मृच्छकटिकम, इससे हमें जानकारी मिलती है। विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम, ये भी हमें जानकारी देता है। वात्सायन का कामसूत्र, ये भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। इन किताबों के द्वारा हम गुप्त काल को जानते हैं,
शूद्रक की मृच्छकटिकम हो गई, विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम हो गया, वात्सायन की कामसूत्र हो गई, पुराण हो गया, पुराणों से भी हमें जानकारी, मत्स्य वायु ब्रह्मांड, इन पुराणों से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कालिदास की रचनाएं, जितनी भी रचनाएं हैं जैसे है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। कालिदास के बारे में हम देखेंगे, इनसे भी हमें, अमर सिंह का अमर कोश है, इससे भी जानकारी मिलेगी। मैं जो टॉपिक में बताऊंगा इनको पूरा, इन सभी से, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, ये सब इसी, वारामिहिर, ये सब इसी समय के विद्वान हैं। और इनके द्वारा भी, मतलब अगर हम नाम देखें तो कालिदास हो गए, अमर सिंह हो गए, धन्वंतरी की हैं, चिकित्सक हैं। इसके बाद वारामिहिर हैं, किताबें इनके बारे से, इन लोगों के द्वारा भी गुप्त काल के में जाने में जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फाहियान, ये चीनी यात्री था। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आया था। इनसे भी के द्वारा भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है। तो ये सब साहित्य हैं जिनके द्वारा हम गुप्त काल को जानते हैं। मतलब शूद्रक की मृच्छकटिकम हो गया, वात्सायन का कामसूत्र हो गया, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, अभिज्ञान शकुंतला, मृत्यु संहार, ये सबसे जानकारी मिलती है। इसके अलावा शूद्रक की किताब है, विशाखा दत्त का देवी चंद्रगुप्तम है, इन सब के द्वारा हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर अभिलेख की बात करें हम, पुरातात्विक साक्ष्य में आर्कोलॉजिकल एविडेंस जो है पुरातात्विक साक्ष्य में, तो सबसे पहला आता है अभिलेख। अभिलेखों के द्वारा भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। और बड़ा फेमस अभिलेख है, जो सबसे बड़ा फेमस अभिलेख है वो है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, याद रखिएगा, अगर ये नहीं होता तो समुद्रगुप्त को, जो हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त के दिग्विजय की नीति, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने वाला मुख्य अभिलेख यही है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर में क्या पॉलिसी अपनाई, दक्षिण में क्या पॉलिसी अपनाई, सीमावर्ती प्रदेशों से, मतलब अगर ये नहीं होता अभिलेख शायद, तो हम समुद्रगुप्त के बारे में जान नहीं पाते। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बड़ा फेमस है। इसका राइटर है हरिसेन, जो मैं बताऊंगा, इसके थ्रू जानकारी मिलती है, हमें जानकारी मिलता है। इसके अलावा अगर दूसरा देखें, बड़ा फेमस अभिलेख है इस काल का, वो है मेहरौली का लौह स्तंभ। आयरन पिलर जो है मेहरौली का, आप जाइएगा तो ये केवल एक पिलर, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इससे जानकारी मिलती है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ये जानकारी देता है। यह केवल एक अभिलेख नहीं है। अगर हम बात करें इसकी,
तो यहां से हमें दो तीन चीजों की जानकारी मिलती है। अगर आप देखोगे, लोहे पे पालिश करने की जानकारी, लोहे पे जंग न लगे, इसकी जानकारी भारतीयों को थी। ये इस अभिलेख से क्लियर हो जाता है कि आज तक, ये अब कभी दिल्ली जाइए, कुतुब मीनार वाले एरिया में, प्रांगण में है ये, आज तक ये खुले में है, इसमें जंग नहीं लगा। तो भारतीयों को लोहे में जंग न लगे उसकी तकनीकी पता थी कि कैसे न लगे, ये अभिलेख क्लियर कर देता है। और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा हम देखें, तीसरा फेमस अभिलेख है मंदसौर प्रशस्ति। इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है। मंदसौर प्रशस्ति जो है, इससे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है, जो मैं जब टॉपिक को मैं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इसके अलावा अगर चौथा अभिलेख की हम बात करें, कुमारगुप्त प्रथम का विल्संड अभिलेख, जो कुमारगुप्त प्रथम का है। स्कंदगुप्त का, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, इन सबके द्वारा हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ये सब अभिलेख हैं जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा सिक्के, इन लोगों ने, अगर आप देखोगे तो परम भागवत, गरुड़, अश्वमेघ, आदि प्रकार के सिक्के जारी किए हैं, जो मैं सबके शासकों के साथ बताऊंगा। ये भी क्या करता है, ये भी जानकारी मिलता है, इससे इनका धर्म कैसा था। मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि सिक्के भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिस क्षेत्र में मिलेंगे सिक्कों से पता चल जाता है। जैसे अभी हम अगर मान लीजिए जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएं, तो अगर 10 की नोट हो तो हर जगह वो नोट चलेगी। लेकिन जैसे ही हम कन्याकुमारी के आगे जाएंगे, श्रीलंका में जाएंगे, तो वो नोट नहीं चलेगी। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम दूसरे क्षेत्र में आ गए हैं। तो सिक्कों के द्वारा भी उस राजा के टेरिटरी को जानना। अब जैसे परम भागवत प्रकार के सिक्के जारी करते हैं उस पे, तो परम भागवत अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब वैष्णव धर्म को मानते होंगे। तो उनके धर्म के बारे में, उस काल की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने में, अगर विदेशी सिक्के भी मिलते हैं तो इसका मतलब क्या है, विदेश नीति थी, इकोनॉमी क्या था, संबंध कैसे थे, इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सिक्के भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं इतिहास को जानने में, और यहाँ पे उसके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें, जो स्मारक हैं, जैसे स्मारक में इसी काल में अगर आप देखोगे तो नागर शैली के मंदिर दिखाई देंगे। मंदिर हो गए, स्तूप हो गए, पेंटिंग जो चित्रकला है, ये सब जो है इस काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और इन सभी के द्वारा हम इस काल को जानने, देखा जाए तो ये साहित्य और अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य दोनों को मिला के हम गुप्त काल को पढ़ेंगे, और इन्हीं के आधार पर हमें इतिहास पता चलता है गुप्त काल का। गुप्तों की अगर शुरुआती हम पॉलिटिकल इतिहास की बात करें गुप्त काल के, तो कहते हैं कि श्रीगुप्त था, उसके बाद घटोत्कच हुआ, लेकिन जो सबसे पहला प्रथम मुख्य राजा हुआ इनका, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त घटोत्कच के बाद अगर पहला फेमस राजा हुआ, शुरुआत जो कहे वास्तविक संस्थापक अगर कहा जाए गुप्तों का, तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। और कहते हैं कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की।
महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उपाधि धारण की। लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध किया, लिच्छवी राजकुमारी। कुमार देवी से। वैवाहिक संबंध स्थापित किया। मतलब कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश्ड मैरिज रिलेशन विथ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। देखिए इतना लिच्छवियों का महत्व था उस समय लिच्छवी का इतना महत्व था कि अगर आप देखोगे आपको लिच्छवी अपने उसमें लिच्छवी दभित्र कहता है अपने अभिलेखों में। समुद्रगुप्त अपने को लिच्छवी दभित्र कहता, मतलब अपने मातृपक्ष को दिखाता है। ये लिच्छवी की इज्जत थी उस समय, लिच्छवी का इतना महत्व था। और मैंने आपको शुरू से ही बताया कि जब जब मगध सत्ता का केंद्र रहा, जब जब मगध सत्ता का केंद्र रहा, तो अगर आप देखोगे लिच्छवी का महत्व काफी बड़े लेवल। आप देखोगे कि ये वाला जो ये एरिया था, जब मगध यहाँ पे सत्ता का केंद्र रहा तो इनका बड़ा महत्व रहा और लिच्छवियों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया एक बड़े लेवल पे। ये पूरा का पूरा मतलब हम देखें तो ये जो पाटलिपुत्र रहा तो इनका बड़ा महत्व रहा ये वाला एरिया का, और यहाँ पे इन्होंने लिच्छवियों से क्या किया, वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। मतलब जब भी आप देखोगे मैप में ये देखोगे तो ये अगर मगध सत्ता का केंद्र है तो ये नेपाल वाला एरिया में लिच्छवी का बड़ा महत्व है। और उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए आप देखो बिंबिसार पढ़ो, बिंबिसार ने भी क्या किया था, लिच्छवी राजकुमारी से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। आगे अजातशत्रु में ही किया। आगे आप देखोगे तो लगातार ये दिखाई देगा। तो उसी परंपरा में इन्होंने भी उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और इन जब से इन्होंने जब गुप्त सम्मत की जो शुरुआत होती है इन्हीं के राजारोहण से होती है। अगर हम देखें इनका जो राजारोहण होता है 319-20 से ही गुप्त संवत की शुरुआत होती है। की शुरुआत होती है। तो इसी को कहा जाता है बल्भी सम्मत भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड बल्भी एरा। इसी को बल्भी एरा भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम पहला अगर कहा जाए वास्तविक संस्थापक गुप्तों का यही था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। मतलब राजा एक तरीके से तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ भी दिखाई देती है, जो मैंने आपको कल की क्लास में लेटर मौर्य में बताया था कि आप देखोगे डिसेंट्रलाइजेशन की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है। धीरे धीरे जो भूमि अनुदान चालू हुआ, मेन राजा और प्रजा के बीच में कई छोटे छोटे राजा होने लगे। ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है, लिच्छवियों से संबंध बेहतर करने के लिए वैवाहिक संबंध करता है। और 319-20 जो इसका राजारोहण जिस होता है उसको गुप्त एरा भी कहा जाता है, उसी को बल्भी एरा भी कहा जाता है। ये चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में याद रखिएगा। जो मेन इस काल में फेमस हुआ वो था इसके बाद समुद्रगुप्त, जिसको हम देखेंगे। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को स्मिथ भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। लेकिन देखो एक चीज बड़ा ये हमें दिखाता है कि वहां पूरी उपनिवेश रहे। समुद्रगुप्त 350 के दौर में हुआ और नेपोलियन आता है 1798 1800 के दौर में। तो अगर रियल में देखा जाए तो ये होना ये क्या ये चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो हम कहते कि नेपोलियन है। लेकिन देखिए चूंकि अंग्रेजों ने इतिहास, अंग्रेजी गुलाम रहे, इतिहासकारों ने इतिहास को वो किया और हमें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। लेकिन इस ये दिखाता है कि समुद्रगुप्त एक विजेता था, इस सामान्य व्यक्ति नहीं था और लगभग पूरे भारत को जीता। अलग अलग जानकारी का जो मुख्य सोर्स है वो है प्रयाग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जिसका लेखक है हरिसेन, इसका लेखक है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का जो राइटर है वो है हरिसेन। और समुद्रगुप्त के दिग्विजय की नीति, विक्ट्री पॉलिसी जो मिलती है, ये यही मिलती है। देखिए बड़ा आराम आराम से समझिएगा, पूरी विक्ट्री पॉलिसी जो इसकी है वो यही मिलती है कि कहाँ पे जीता, तो कौन सी पॉलिसी अपनाया, क्या किया, ये सब कुछ जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। तो एक तो बड़ा फेमस अभिलेख है, चंपू शैली में लिखा गया है ये, और हरिसेन इसका राइटर है, और यह समुद्रगुप्त के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देता है। दूसरा जो एक बड़ा फेमस अभिलेख है जो इसके बारे में, जिससे पता चलता है कि बहुत बड़ा दान करने वाला था, वो है एरल अभिलेख। दूसरा अभिलेख है एरल अभिलेख। इसमें इसको दानी बताया गया है, बहुत बड़ा दानी बताया गया है। दूसरा अभिलेख है एरल अभिलेख। इन दोनों के द्वारा हम समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं, इसके व्यक्तित्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसको जानते हैं। और मेरे हिसाब से इस पीरियड का बड़ा फेमस शासक रहा है ये। अब ये मान लो आपका पाटलिपुत्र है, तो जो उत्तर के राज्य हैं देखें, ये मान लो पाटलिपुत्र है, तो उत्तर के राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाया, दक्षिण के राज्यों के प्रति अलग नीति अपनाया, जो ये सीमावर्ती प्रदेश हैं, फ्रंटियर जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, जैसे शक थे, अलग अलग जो शासक थे, विदेशी बचे थे, उनके प्रति अलग नीति अपनाया, विदेशियों के प्रति अलग नीति अपनाया। और सबको, इन सबको, उत्तर को जीता, दक्षिण जीता, सीमावर्ती प्रदेशों को जीता, विदेशियों को जीता। और इसी कारण से इसको कहा जाता है
उत्तर के लिए कुछ अलग नीति अपनाया, दक्षिण के लिए कुछ अलग नीति अपनाया, सीमावर्ती प्रदेशों के लिए अलग नीति अपनाया, विदेशियों को पराजित करके अलग नीति अपनाया और इन्हीं तरीके से इस पूरे क्षेत्र को जीता, अलग अलग प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट किया। ये सब जानकारी हमें कहाँ मिलती है? वो मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर प्रयाग प्रशस्ति नहीं होता तो नेपोलियन के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी मिल नहीं पाती, इतने बड़े शासक के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी नहीं मिल पाती। तो ये सब जानकारी मिलने का एक बड़ा सोर्स जो हमें मिलता है वो प्रयाग प्रशस्ति, मतलब ये पूरी जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें प्रयाग प्रशस्ति से। तो हम देखते हैं कि उत्तर में क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया इसने, दक्षिण में क्या पॉलिसी अडॉप्ट किया, सीमावर्ती प्रदेशों के प्रति। यही आ जाए, अगर पूछा जाए कि समुद्रगुप्त की विक्ट्री पॉलिसी पे चर्चा करिए तो आप बताइएगा कि समुद्रगुप्त की विक्ट्री पॉलिसी या जो कॉन्क्योर्ड पॉलिसी थी, विजय की नीति थी, वो गिवन बाई इन प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति में दिया गया है। और वो अलग अलग में अलग अलग पॉलिसी, नॉर्थ में अलग, साउथ में अलग, टेरिटरी में अलग, फॉरेनर्स जो स्टेट थे उनके साथ अलग, सबके साथ अलग अलग पॉलिसी अपनाया। इसी को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सबके प्रति जो है अलग अलग प्रकार के राजाओं को पराजित किया। शुरुआत में 3 राजाओं को पराजित किया और बाद में फिर से जब दक्षिण से आया तो फिर पराजित किया। तो सबसे पहला हम ओवरव्यू देखें, उत्तर के राज्यों को पराजित किया इसने। लगभग 9 राजा थे, उत्तर के राजाओं को पराजित किया। पराजित किया जिसमें अच्युत, नागसेन, कोतकुलत जैसे छोटे छोटे राज्य थे। ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। लगभग 9 राजाओं को पराजित किया और यहाँ पराजित करने के बाद, उत्तर के राजाओं को पराजित करने के बाद इसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जो इसके अभिलेख में कहा गया है, उस नीति को। उस नीति को कहा गया प्रस्पोदोरल की नीति। उस नीति को क्या कहा गया है? प्रस्पोदोरल की नीति। मतलब इन राज्यों को उखाड़ फेंका, अर्थात एनेक्स कर लिया, मिला लिया। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रस्पोदोरल की नीति क्या है तो बताइएगा कि उन राज्यों को खत्म करके अपने में मिला लेना। उत्तर के राजाओं को इसने पराजित किया जिसमें अच्युत, छोटे छोटे राज्य थे, बरेली, मथुरा, ये पूरे नॉर्थ के छोटे छोटे राज्य थे जो हमको गुप्तों के पतन के दौरान स्वतंत्र हो गए थे। अरे सॉरी, मौर्यों के पतन के बाद लेटर मौर्य के दौरान ये छोटे, आपको बताए भी थे कि लेटर मौर्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति चालू हो जाती है। तो उस दौरान जो है ये एक तरीके से इनका डिक्लाइन हो गया था। और ये क्या करता है, इन छोटे छोटे राजाओं को पराजित करके पाटलिपुत्र से इन सबको मिला के एक बड़ा साम्राज्य जो है अपने आप को बनाता है और प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करता है, उखाड़ के इनको अपने मेन साम्राज्य में मिला लेता है। तो पहला काम इसने उत्तर के प्रति कौन सी नीति अपनाई? तो उसको कहते हैं प्रस्पुदोरल की नीति, अर्थात एनेक्स कर लेना, इन राज्यों को समाप्त करके अपने में मिला लेना। तो अगर पूछा जाएगा कि प्रस्पुदोरल वर्ड कहाँ यूज किया गया है तो ये किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। और इसका मतलब है यह उत्तर के राजाओं के प्रति समुद्रगुप्त की नीति है और इसका मतलब है कि इन राजाओं को समाप्त करके अपने राज्य में मिला लेना। और इस तरीके से पाटलिपुत्र से इसने मगध का जो राज्य था अपना विस्तार कर लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। इसने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। क्या किया? दक्षिण के राजाओं को पराजित किया। अब देखिए,
ये जो वाला जो निचला वाला एरिया है, इनके राजाओं को पराजित किया। अब आप सोचो, देखो कितना व्यवहारिक व्यक्ति है। अब इसको समझिएगा यहाँ पे कि कितना व्यवहारिक व्यक्ति है ये। अब देखो, ये इसका मेन राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र में। इनको ये जीता, और यहां भी ये छोटे 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 कई राज्य थे। इन 12 राजाओं को पराजित करता है। अब इनके पास विकल्प क्या था? इन 12 राजाओं को पराजित करने के बाद इनके पास विकल्प क्या था? ये चाहता तो मिला लेता, लेकिन वो कितना व्यवहारिक शासक है, कितना मतलब व्यवहारिक व्यक्ति है। ये कौन सी पॉलिसी अपनाता है यहां पे? अब देखिए पॉलिसी क्या अपनाता है? ग्रहण मोच, ये प्रयाग प्रशस्ति में ही लाइन है, मोच अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति की क्या है? ये दक्षिण के राजाओं के प्रति की नीति है। दक्षिण के राजाओं को पराजित किया, मतलब पहले तो पराजित करके राज्य को ले लिया, मोक्ष कर देना, दया कर देना, दया दिखा के राज्य को लौटा देना इनको, मतलब जीतने के बाद अपनी अधीनता को मनाते हुए राज्य को लौटा देना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक प्रकार से इसको कहा जाए तो हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इनडायरेक्ट नहीं कंट्रोल किया, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं। अब देखिए कितना व्यवहारिक व्यक्ति है, जानता है कि यहां से यहां हम कर नहीं पाएंगे, रोज विद्रोह होगा। तो जीतने के बाद ये पॉलिसी देखिए कौन कौन आगे अडॉप्ट करता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण जीता। आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी के काल में पहली बार काला मानिकपुर से दक्षिण आता है और देवगिरी को जीतता है, और फिर जाता है, जब शासक बनता है तो देवगिरी का शासक होता है रामचंद्र देव। ये क्या करता है? दक्षिण को मिलाता नहीं है, अप्रत्यक्ष नियंत्रण करता है, और सफल पॉलिसी रही। आनंद लेता रहा, जब आया पैसा लिया, अपना खर्च चला गया मस्ती के साथ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दक्षिण को डायरेक्ट कंट्रोल करने की कोशिश की, लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, बर्बाद हो गए। और मोहम्मद बिन तुगलक के ही काल में विजयनगर, बहमनी 2 बड़े राज्य बन गए। यही गलती औरंगजेब ने किया दक्षिण भारत में, जब बीजापुर गोलकुंडा को मिला लिया। और आपको याद करिएगा 1681 से लेके 1707 तक औरंगजेब लड़ते लड़ते दक्षिण में ही मर गया। ये क्या दिखाता है? किसी ने कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का समुद्रगुप्त कौन था दक्षिण में? अलाउद्दीन खिलजी है। क्योंकि जो पॉलिसी समुद्रगुप्त ने अपनाई, इस पॉलिसी को जिन लोगों ने भी अपनाया वो सफल रहे और समस्या पैदा नहीं हुई। लेकिन जिन्होंने दक्षिण को डायरेक्ट जीतने की कोशिश की, मिलाने की, वो बर्बाद हुआ। और यही देखिए दक्षिण का भी जो उत्तर जीतने की कोशिश किया वो भी बर्बाद हुआ। राष्ट्रकूट त्रिपक्षी संघर्ष में राष्ट्रकूट भी दक्षिण से उत्तर में पाल प्रतिहारों के साथ संघर्ष किए, वो भी खत्म हो गए। तो कहने का मेरा मतलब है कि देखिए कितना व्यवहारिक व्यक्ति है, उस समय की समस्याओं को, उस समय के कंडीशन को समुद्रगुप्त समझता है कि हमें क्या करना है। तो पराजित तो किया, अपनी अधीनता भी स्वीकार कराई, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं किया। और इसको कहा जाता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति। ये लाइन याद रखिएगा, अगर कहीं पूछ दे कि ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की पॉलिसी किसके लिए था, तो दक्षिण के राजाओं के लिए था। और इन तीनों का मतलब क्या हुआ? तो मतलब होता है इनडायरेक्ट कंट्रोल करना, मतलब जीतने के बाद दया करके वापस कर दिया जाए और इनडायरेक्ट नियंत्रण स्थापित किया जाए। और व्यवहारिक तरीके से अगर देखा जाए उस समय की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग यह समुद्रगुप्त की पॉलिसी सफल थी, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। तो देखिए उत्तर के प्रति क्या अपनाया? प्रस्पोदोरण की पॉलिसी। दक्षिण के प्रति प्रस्पोदोरण मतलब एनेक्स की पॉलिसी, राज्यों को समाप्त करके उखाड़ के अपने में मिला लिया। दक्षिण के प्रति क्या किया? 12 राजाओं को पराजित किया, और इनको पराजित करने के बाद मिलाया नहीं, कहा कि तुम शासन करो हमारे अधीन रहते हुए, हमारी अधीनता मानते हुए। और इसको कहा जाता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति। सोचिए कितना व्यवहारिक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सीमावर्ती प्रदेश थे, जैसे अभी मैंने मैप में आपको बताया भी कि पाटलिपुत्र के आगे जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, जिसमें अगर हम बात करें सीमावर्ती प्रदेशों में, सीमावर्ती प्रदेश
और गणतंत्र जो और गणतंत्र के प्रति जो सीमावर्ती प्रदेश थे और जो गणतंत्र थे, उनमें देखिए कौन कौन से थे। समतट, डवाक, कामरूप, गणतंत्र में अर्जुनायन, योधे, ये जितने राज्य थे इनको जीता। मतलब ये जो असम वाला एरिया है, ये बंगाल वाला एरिया है, पंजाब के जो छोटे छोटे गणतंत्र थे, इनको इसने जीता, छोटे छोटे राज्यों को। और जीतने के बाद अब देखिए कितना बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति है ये। यहाँ भी अलग पॉलिसी अपनाता है, अलग प्रकार की नीति अपनाता है। और यहाँ क्या नीति अपनाता है समझिए, सर्वकरदान। याद रखिएगा, यूपी पीसीएस और यूपीएससी के कोर टॉपिक है ये। सर्वकरदान, दूसरा आज्ञाकरण, और तीसरा प्राणागमन। यह 3 प्रकार की पॉलिसी अपनाता है। सर्वकरदान, आज्ञाकरण। सर्वकरदान का मतलब अगर हम बात करें, टैक्स दीजिए, कर दीजिए। आज्ञाकरण, हमारे आदेश का पालन करिए। मतलब अगर हम ऐसे देखें तो सर्वकरदान का मतलब कर दीजिए, आज्ञाकरण का मतलब आज्ञाओं का पालन करिए। प्राणागमन, दरबार में आके अपने को समर्पित करिए, सरेंडर करिए राजा के सामने, आत्मसमर्पण करिए, समर्पण करिए, मतलब अधीनता को मानिए। कितना व्यवहारिक व्यक्ति है। कहता है पैसा दो, आज्ञाओं का पालन करो और हमारे सामने क्या करो, समर्पण करो। अब बताओ कि जब ये पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो इसका फायदा क्या है। एक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण से बच गया, प्रत्यक्ष नियंत्रण से क्या हो गया, बच गया। डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, कोई बोझ नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन टैक्स लूंगा, पैसा लूंगा, तो पैसा भी ले रहा है और डायरेक्ट कंट्रोल से, डायरेक्ट प्रशासन से बच भी गया और दरबार में सरेंडर भी करा देता है। और इस तरीके से जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं इनको ये क्या करता है, एक तरीके से जीत लेता है। सीमावर्ती प्रदेशों पे इसने अपनी क्या कर ली, पकड़ बना ली और इनको जीत लिया। तो सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणागमन की नीति सीमावर्ती प्रदेश और गणतंत्रों के प्रति अपनाया। अब बचते हैं कौन, विदेशी। इसमें शक है, विदेशियों को पराजित किया। जब विदेशियों को पराजित किया तो यहां देखिए एक अलग प्रकार की नीति अपनाता है। विदेशियों के प्रति क्या नीति अपनाया, एक अलग प्रकार की पॉलिसी अपनाता है। क्या नीति अपनाता है बताइए। विदेशियों के प्रति अगर हम देखें तो सबसे पहली नीति कहता है आत्मनिवेदन। देखिए ये सब टर्म है जो मैं ओरिजिनल बता रहा हूं, ये पूछा जाएगा तो कंफ्यूज मत, ये सब
प्रयाग प्रशस्ति कभी जाइए इलाहाबाद में तो ये लाइन आपको मिलेगी। इसको ट्रांसलेट करके चाहे आप जो समझिए, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है वही है, आत्मनिवेदन। रिक्वेस्ट करिए, दरबार में आइए, रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए। दूसरा कहता है कन्योपयन। अपनी लड़कियों की शादी करिए या उपहार में दीजिए, मतलब वैवाहिक संबंध करिए, कन्योपयन। और जब लड़की से शादी कर लोगे तो विद्रोह करोगे? नहीं करोगे। तो ये कितना, इसीलिए मैं कहा कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, विवाह राजनीतिक सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक तरीका। याद रखिए, लाइन लिखिएगा। इसीलिए विवाह को 16 संस्कार में एक संस्कार माना जाता है। और आप देखिए, जब हम ग्लोबलाइजेशन में आए, कहते हैं कि जिस परंपरा को इस्लाम आने पे नहीं तोड़ा, जिस परंपरा को अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा, एलपीजी ने तोड़ना चालू कर दिया। आज सबसे बड़ा संकट विवाह पे है। अब विवाह भारतीय समाज की मूलभूत परिवार की चलाने की इकाई है। और आज देखिए, उस समय भी कहते हैं कि साम्राज्य विस्तार में चाहे बिंबिसार हो, चाहे सबने वैवाहिक संबंध को मान्यता दी। और यह भी क्या करता है, एक तरीके से मैरिज रिलेशन, कन्योपयन, अपनी लड़कियों का विवाह करिए। और तीसरा, गरुत्मंतक। गरुड़ इनका राजकीय चिन्ह था, मतलब इनके आज्ञाओं का, राजकीय आज्ञा मोहरों का पालन करिए। राजकीय प्रयोग करिए। ये विदेशियों के प्रति ये नीति अपनाया, आत्मनिवेदन, कन्योपयन, गरुत्मंतक। मतलब दरबार में आइए, रिक्वेस्ट करिए, वैवाहिक संबंध स्थापित करिए, और हमारे राजाज्ञा का प्रयोग करिए, मुहरों का प्रयोग करिए अपने में। और इस तरीके से उत्तर के प्रति अलग नीति, दक्षिण के प्रति अलग नीति, सीमावर्ती प्रदेशों के प्रति अलग नीति, विदेशियों के प्रति अलग नीति, और इस प्रकार की नीति अपना के इसने, श्रीलंका के शासक ने इससे गया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। इस प्रकार से इसने, देखा जाए तो पूरे भारत को अलग अलग प्रकार से इसने जीत लिया। और इसीलिए इसको कहते हैं, यही काम नेपोलियन ने इटली जर्मनी के साथ अलग नीति अपनाई, रूस के साथ अलग नीति अपनाई, अलग अलग प्रकार की यूरोप में। कहते हैं कि पूरे यूरोप को नेपोलियन ने सब्जी की तरह चला दिया, जैसे सब्जी चलाते हैं कढ़ाई में, पूरे यूरोप को चला दिया। वैसे इसने पूरे भारत को अलग अलग प्रकार से जीत के, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये भारत का नेपोलियन है। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों, कहना ये चाहिए कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो यूरोप के लड़कों को पढ़ना चाहिए था, यूरोप का समुद्रगुप्त है नेपोलियन। लेकिन चूंकि उपनिवेश में हम रहे, तो यह हमको मजबूरी में कहना पड़ता है कि ये भारत का नेपोलियन है। लेकिन जो काम यूरोप में नेपोलियन ने किया, वो काम पहले समुद्रगुप्त कर चुका है। और पूरे भारत में इस प्रकार की पॉलिसी को इसने एडॉप्ट किया। क्लियर? तो अगर हम फ्रेम में देखें, तो अगर पूछा जाएगा प्रयाग प्रशस्ति इसका राइटर है हरिशेर। जिसमें उत्तर, ये नीति यही रहेगी, याद रखिएगा, उत्तर के प्रति प्रसवोदरण, उत्तर के प्रति प्रसवोदरण, दक्षिण के प्रति ग्रहण मोक्षानुग्रहण, सीमावर्ती और गणतंत्रों के प्रति सर्वकरदान, आज्ञाकरण, और प्राणागमन।
ये पॉलिसी इसने अपनाया। और हमने बताया कि विदेशियों के प्रति तो आपको मैंने बताया आत्मनिवेदन, कन्योपयन, और तीसरा है गरुत्मंदक। ये तीनों प्रकार की पॉलिसी अपनाया और इन्हीं के कारणों से इसको कहते हैं भारत का नेपोलियन। तो जब भी पूछा जाएगा इसको बताइएगा कि उत्तर, दक्षिण, सीमावर्ती प्रदेश और विदेशियों के प्रति अलग अलग पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इसलिए इसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब दोस्तों अगर समझें हम तो इस पॉलिसी के बेहतर तो था, सफल तो रहा, लेकिन अगर पूछा जाए इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, समुद्रगुप्त की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो कैसे मूल्यांकन करिएगा, क्या करिएगा इसमें? इस पूरे नीति में देखिए तो दो दो चीजें दिखाई देती हैं। समुद्रगुप्त की नीतियों में हमें विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति दिखाई देती है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। और जब विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो यही आगे जो विकास होगा धीरे धीरे सामंतवाद का, फ्यूडलिज्म, तो मेंस का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। सामंतवाद का मतलब क्या होगा कि मेन राजा, मुख्य राजा और जनता के बीच में जनता के प्रजा लिखिए, कई छोटे छोटे राजा बनेंगे। एक क्रम बनेगा। अब देखो, आप खुद देखो, ये जीतता है प्रत्यक्ष में मिलाया नहीं, तो वहां का लोकल राजा तो वही होगा, इसीलिए उपाधि धारण करते हैं लोग राजाधिराज, महाराजाधिराज। और यही आगे चल के सामंतवादी प्रवृत्ति बनेगी और पोस्ट गुप्ता की विशेषता होगी भारत में। जैसे ही अब समुद्रगुप्त राजा कमजोर होगा, ये लोग क्या करेंगे, अपने को स्वतंत्र करना चालू कर देंगे। और जब ये लोग स्वतंत्र करेंगे तो देखिएगा पोस्ट गुप्ता की विशेषता रहेगी, भारत में छोटे छोटे राज्य स्थापित होंगे और राजनीतिक विखंडन की शुरुआत हो जाएगी, सामंतवादी प्रवृत्तियों की शुरुआत हो जाएगी। तो ये प्रवृत्ति समुद्रगुप्त की नीतियों में भी दिखाई देता है। तात्कालिक रूप से तो सफल रहा, लेकिन आगे हम देखते हैं तो सामंतवादी प्रवृत्तियां, ये प्रवृत्तियां हमें दिखाई देनी यहाँ पे चालू हो जाती हैं, जिसको हमको दिमाग में रखना है और इसको जानने की कोशिश करना है। दोस्तों इसके बाद अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो केवल ये योद्धा ही नहीं था, ये संगीत में वीणा बहुत अच्छा बजाता था। बहुत अच्छा वीणा बजाता था। इसके बारे में कहा जाता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अश्वमेध यज्ञ इसने किया। अश्वमेध यज्ञ करने की भी जानकारी मिलती है प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्रों से। अश्वमेध यज्ञ भी किया था इसने। वसुबंधु नामक बौद्ध विद्वान इसके दरबार में था, इसके दरबार में था। बौद्ध विद्वान है, इसके दरबार में था। ये बहुत अच्छा बीड़ा बजाता था, अश्वमेध यज्ञ किया। वसुबंधु नामक विद्वान इसके दरबार में था। इसने परम भाग कह सकते हैं कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी कर रहा है। वैष्णव धर्म को ये लोग मानते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह समुद्रगुप्त ने केवल विजेता था, कला का संरक्षक था। एक विजेता के रूप में हम इसको जानते हैं, कला के संरक्षण के रूप में जानते हैं हम। इसके बारे में अगर हम बात करें तो विद्वानों को संरक्षण दिया
और हरिसेन भी इसी के दरबार में था। हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति का बहुत बड़ा विद्वान था इस काल का, और जिसने प्रयाग प्रशस्ति भी लिखी। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त को के कार्य थे, और समुद्रगुप्त को इसीलिए भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो पूरे भारत में आप देखिए, उत्तर में अलग पॉलिसी अपनाना, दक्षिण में अलग पॉलिसी अपनाना, सीमावर्ती प्रदेशों में अलग पॉलिसी अपनाना, यहाँ अलग पॉलिसी अपनाना, इस प्रकार से इसने एक बड़े लेवल पे समुद्रगुप्त ने काम किया। समुद्रगुप्त के बाद हम कहते हैं जो शक थे, कहा जाता है ये बड़ा एक डार्क फेज है और अपमानजनक इतिहास भी है। रामगुप्त का इतिहास मिलता है। कहा यह जाता है कि शकों ने जीता तो रामगुप्त से उनकी बीवी की डिमांड कर दी, और रामगुप्त जो है देने के लिए तैयार हो गए। तो उसी दौरान रामगुप्त का भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो लड़की के भेष में जाता है, औरत के भेष में, और शक शासक को मार के, और बाद में रामगुप्त को हटा के चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम पे शासक बनता है। तो रामगुप्त बस क्रम के लिए याद रखिएगा, अगर आ जाए, कोई जानने वाला इतिहास का नहीं है, अभी कुछ इसको खोजा गया, लेकिन मेन जो हमारा हीरो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, बचपन में आप दूरदर्शन पे एक धारावाहिक आता था विक्रम बेताल, वही चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को कहा जाता है विक्रमादित्य। इसी को कहा जाता है देवगुप्त की भी उपाधि धारण किया था इसने, और इसी को सकारी भी कहा जाता है। शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला यही है, सकारी। अगर पूछा जाएगा कि शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने वाला शासक कौन है, सकारी, तो देखते हैं, बड़ा आनंद आएगा और बड़ा शानदार टॉपिक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अब देखो यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि समुद्रगुप्त ने जीता जरूर, लेकिन समुद्रगुप्त हर जगह प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। समुद्रगुप्त के बाद आप सोचो जब रामगुप्त आया होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर से अपने को छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र होना चालू कर दिए होंगे। तो जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासक में आया, ये मान लो पाटलिपुत्र है, अगर देखिएगा इतिहास यार पूरा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ, फैक्ट पे ध्यान दीजिए, जो विश्लेषण करिए उनका, अगर ये चीजें करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय जब बना, तो इसको चुनौती क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय को चुनौती क्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे किया जाए, क्या हो, क्या उपाय किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है कि इसको कैसे, इस चुनौती का सामना किया जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या किया जाए इसके लिए, क्योंकि राज्य जो है स्वतंत्र, सबसे बड़े इसको चुनौती क्या है अगर देखें तो, शकों को कैसे समाप्त किया जाए, शकों को समाप्त करना। शक, चूंकि आपको पता है, शक आपको पता है कि रामगुप्त के काल में शकों ने कैसे किया, तो शकों को समाप्त करना इनके लिए बड़ा चैलेंज है। जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए। जो स्वतंत्र हो रहे हैं, जो राज्य धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे थे रामगुप्त के काल में, उन पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है इसके लिए, कि शकों को कैसे समाप्त किया जाए, छोटे राज्यों पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, ये क्या किया जाए, ये इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए। अब इसने क्या किया इसके लिए, अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त ने, सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, देखिए क्या करता है इसके लिए। मथुरा में, अगर मान लो ये मथुरा है, और ये वाकाटक है, मान लो ये वाकाटक है, दक्षिण वाकाटक प्रदेश। अब ये क्या करता है, ये है पाटलिपुत्र, मान लो जहां का ये शासक है।
अब ये क्या करता है, मथुरा में नागवंश बड़ा फेमस है उस समय। मथुरा में बड़ा फेमस है नागवंश। ये मथुरा में बड़ा फेमस है नागवंश। ये क्या करता है, नाग राजकुमारी कुबेर नाग से शादी कर लेता है। नाग राजकुमारी कुबेर नाग से शादी कर लेता है। अब इससे क्या होता है कि मथुरा से ये सुरक्षित हो गया, यहां से क्या हो गया, ये सुरक्षित हो गया, मथुरा की तरफ से, उत्तर की तरफ से, मथुरा की तरफ से सुरक्षित हो गया। नाग राजकुमारी कुबेर नाग से शादी करके ये सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि मथुरा की तरफ से क्या हो गया, अपने को सुरक्षित कर लिया। अब यहां से आक्रमण नहीं होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। तो देखिए, आप सोचिए, मैंने क्या कहा था कि एंशिएंट इंडिया में वैवाहिक संबंध एक बड़ा रोल प्ले करता है, जो हमें यहां दिखाई देता है। नाग राजकुमारी कुबेर नाग से शादी कर लेता है और शादी करके इस एरिया से अपने को सुरक्षित कर लिया। अब इसको पराजित किसको करना है, शकों को। यहां पे है शक, इनका लक्ष्य क्या है, हमें शकों को पराजित करना है। गुजरात वाले एरिया में शक है। अब शकों को अगर पराजित करना है दोस्तों, तो यहां इनकी हेल्प कौन कर सकता है, वाकाटक कर सकते हैं। जो ये मालवा गुजरात लिए जो राज्य था, यहां वाकाटक वंश था। तो वाकाटक वंश क्या कर सकता है, इनको एक तरीके से सपोर्ट कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो ये क्या करते हैं, वाकाटक घरानों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, वाकाटक से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। और वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी लड़की की शादी कर देता है। अब देखिए किसकी शादी करता है, यहां क्लियर है कि पाटलिपुत्र में है, मथुरा को सेव कर लिया, मथुरा से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया। अब जब मथुरा से वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रभावती सॉरी कुबेर नाग से, जो नाग राजकुमारी हैं, इनसे एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम है प्रभावती गुप्ता। इनकी लड़की ही दोनों की, प्रभावती गुप्ता। इन दोनों की लड़की है प्रभावती गुप्ता। अब ये करता क्या है कि प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटकों से कर देता है, मतलब दूसरा रिलेशन स्थापित करता है वाकाटक शासकों से, वाकाटक वंश से। वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वाकाटक वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकेंड से प्रभावती गुप्ता की शादी कर देता है। रुद्रसेन सेकेंड से प्रभावती गुप्ता की, अपनी लड़की प्रभावती गुप्ता की शादी कर देता है।
प्रभावती गुप्ता की शादी कर देता है। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले अगर आप देखो तो कुबेर नाग से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, उससे नागों से अपना संबंध बेहतर कर लेता है। वाकाटक से करके मध्य भारत में अपना संबंध बेहतर कर लेता है। प्रभावती गुप्ता अपनी लड़की की शादी कर देता है। इसके बाद एक तीसरी शादी कुंतल, कर्नाटक में कुंतल वंश था, इनसे भी कुंतल वंश से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, से भी वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। मतलब अब इनसे भी क्या करता है, वैवाहिक संबंध, कुंतल वंश से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। तो अब अगर हम देखें, अगर आप देखो तो तीन विवाह किया है। एक तो नागों से, नाग वंश, दूसरा हम देखें वाकाटक वंश, और तीसरा हम देखें तो कुंतल वंश। इन तीनों से वैवाहिक संबंध करके अपनी स्थिति को मजबूत करता है। तो इसने भी क्या किया, वैवाहिक संबंध का सहारा लेके अपनी कंडीशन को क्या करता है, मजबूत करने की कोशिश करता है। इसके बाद दोस्तों जब ये मजबूत कर लेता है इन तीनों को, वाकाटक वंश और ये तीनों को जब जीत लेता है, स्थिति को अपने मजबूत कर, मतलब इनसे संबंध बेहतर कर लेता है। कहते हैं कि कालिदास को कुंतल राज्य में राजदूत बना के भेजा था इसने, कुंतल राज्य में कालिदास को दूत बनाकर भेजा था। कुंतल राज्य में कालिदास को दूत बना के भेजा था। तो इस प्रकार से इनने तीनों से संबंध को क्या कर लिया, बेहतर कर लिया। नाग से करके उत्तर को सुरक्षित कर लिया, इधर आपका वाकटक से कर लिया। अब जब ये हो गए, अब इसने क्या किया, शकों को पराजित करने के लिए शकों पे वो किया और शकों को पराजित किया। इसके बाद शकों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला तो देखिए शकों को अंतिम रूप से इसने पराजित किया और इसको कहा गया सकारी। सोचिए सत्ता ऐसे नहीं मिलती है, संघर्ष बड़ा करना पड़ता है। विक्रमादित्य आज कहलाता है तो उसने इतने काम किए हैं, इसीलिए कहते हैं कि मेहनत करिए, क्योंकि ऐसे जब तक संघर्ष नहीं करिएगा सफलता नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं सोए सोए सब कुछ हो जाए, रोज सपना में देख रहे हैं कि हम आईएएस बन गए, माला पहनाया जा रहा, अब फिर सुबह उठे तो फिर वही काम, फिर सपना देख रहे हैं कि गांव में हल्ला हो गया कि मैं आईएएस बन गया हूँ। ये इसको रियलिटी में लाइए, तो विजन का सपना रोज देखिए और उसके लिए दिन भर मेहनत करिए। क्योंकि देखिए आप सोचिए इतना बड़ा शासक है समुद्रगुप्त जो पूरे भारत को जीता, स्थिति क्या हो गई कि उसी रामगुप्त के समय शकों ने ऐसा स्थिति कर दी कि वो उनकी वाइफ की डिमांड करने लगा। सोचिए इतनी कंडीशन खराब हो गई। यही चंद्रगुप्त द्वितीय आता है तो चैलेंज है, तो नागों से को संबंध बनाता, मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि शासक को हमेशा समय के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, वो चीजें हमें करनी पड़ती हैं। शकों को अंतिम रूप से पराजित किया, सकारी उपाधि धारण की और व्याध आकृति के सिक्के भी इसने जारी किया। और इस प्रकार से आप देखिए शकों को भारत से फाइनली बाहर करने वाला शासक कौन है, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने क्या किया, फाइनली रूप से भारत से शकों को बाहर किया। लेकिन केवल यह विजेता नहीं था कि आप केवल विजेता के रूप में देखिए, इसके काल में 9 विद्वान थे इसके दरबार में थे, 9 विद्वानों का एक समूह था इसके दरबार में।
9 विद्वानों का समूह था। अगर 9 विद्वानों के समूह की हम बात करें, कते नवरत्न थे इसके दरबार में, जिसमें सबसे प्रमुख थे कालिदास। पहले विद्वान जो हैं वो थे कालिदास। कालिदास के बारे में आप जान ही रहे हैं, फेमस विद्वान थे कालिदास। यही कालिदास थे जिनको राजदूत बना के कुंतल भेजा था। जब कुंतल का शासन सही तरीके से नहीं चल रहा था तो राजदूत बना के कालिदास को कुंतल राज्य में भेजा था कि जाके देखो क्या हो रहा है वहां। जिसके दरबार में कालिदास थे, अमर सिंह थे, अमर सिंह की फेमस किताब है अमर कोश। ये कहते हैं लेक्सिकोग्राफी की भारत की प्राचीनतम बुक है। अमर सिंह का जो अमर कोश है, अमर कोश, दूसरे विद्वान थे। ये डिक्शनरी की एक फेमस बुक है, इसमें मिट्टी भूमि के कई प्रकार की जानकारी मिलती है। तो अमर सिंह का अमर कोश, अमर सिंह भी इसके दरबार में एक फेमस विद्वान थे जिन्होंने किताब लिखा था अमर कोश। कालिदास थे। धन्वंतरी का नाम सुने होंगे, डॉक्टर थे धन्वंतरी। मतलब कालिदास, अमर सिंह, ये अमर सिंह ना समझिएगा, ये अमर सिंह विद्वान थे। कालिदास, अमर सिंह, तीसरा धन्वंतरी, चिकित्सक थे, आयुर्वेद के जानकार थे। अब आप सोचो कितने डॉक्टर मैं अभी तक आपको बता दिया, अभी तक कितने डॉक्टरों को मैंने बता दिया। हरिसेन डॉक्टर नहीं था, विद्वान था। सबसे पहले जो सबसे पहला डॉक्टर था वो था जीवक। ये किसके काल में था? तो आपको याद होगा, मैंने बताया था बिंबिसार के काल में। यही जीवक है जिसको अवंती चंड प्रद्योत के पीलिया के उपचार के लिए भेजा था बिंबिसार ने। दूसरा डॉक्टर था चरक। किसके दरबार में था ये? कनिष्क के दरबार में। और तीसरा डॉक्टर है धन्वंतरी, जो इस दरबार में था। इसके बाद वारामिहिर, ज्योतिष और गणित का विद्वान था वारामिहिर, बृहत संहिता इसकी किताब थी। इसके बाद वररुचि, इसके बाद बेताल भट्ट। ये तो नाम आपको बड़ा परिचित होगा, वही बेताल भट्ट है जो एक धारावाहिक आता था जिसमें विक्रम बेताल की कहानियां, जिसमें कि उसके ऊपर पीठ पे बैठ के दिखाया जाता था, उसके हर जवाब देता था, नहीं बताओगे तो हम ये कर देंगे। और विक्रम बेताल की कहानी जो आती थी, यही बेताल भट्ट है। जो मतलब ये जो कहानियां, एक आप क्या समझे, ये समाज को बताने का मोरल उपदेश। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कैसे जानेगा कि देश प्रेम की भावना, अगर ये आपका, मैं देखिए कोई भी बात मैं ऐसी बात नहीं करता, एथिक्स जगह सिलेबस निकालिएगा 4th पेपर का, तो उसमें लिखा है परिवार से मिलने वाला मूल्य, समाज से मिलने वाला मूल्य, स्कूलों से, प्राइमरी स्कूलों से मिलने वाला मूल्य। तब मैं आपसे पूछता हूं कि एक छोटे बच्चे को किस प्रकार से सिखाया जाता है? अब देखो छोटा बच्चा कैसे सीखता है, कोई बताता नहीं। आपके घर में अगर पूजा होता है, जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, बेटा जय बोलो, बेटा जय बोलना चालू करो, बेटा भोलेनाथ प्रणाम करो। मंदिर मस्जिद, मंदिर देखते ही, फोटो देखते ही वो प्रणाम करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके घर में वो रूटीन सीखता है उससे। तो कहते हैं कि परिवार जो होता है, ये जो जो बेताल भट्ट, विक्रम बेताल, ये सब जो कहानियां जो उपदेश के रूप में, ये क्या है? समाज में नैतिक नियमों को कैसे बनाया जाए, कैसे समाज में निर्णय लेने की क्षमता, नैतिकता कैसे विकसित की जाए। अब देखो छोटा बच्चे को नहीं पता देश क्या है, 1-2 में गया, भारत माता भी 15 अगस्त, भारत माता की जय, भारत माता की जय बुलवाया जाएगा स्कूल में, पूरा फेरी होगा। वो धीरे धीरे बोलते 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 उसके दिमाग में वो फीलिंग आ जाएगी, धीरे धीरे वो जानने लगेगा कि भारत माता की जय होता क्या है, और वो बोलना चालू कर देगा। इसी प्रकार से अगर आप देखो, अगर यही देखो क्या कहते हैं, स्कूल में जब बच्चा जाता है, सुबह मैं भारत का नागरिक हूं, अब इतनी बार भारत भारत बोलता है कि वो देश प्रेम उसके अंदर जग जाता है। तो ये क्या है? ये जगाने का तरीका है। तो ये जो उपदेश दिए जाते हैं, इसलिए कहा जाता है अच्छी किताबें पढ़िए, मोरल किताबें पढ़िए। कहते हैं कि कीचड़ में रहने से कहीं न कहीं दाग पड़ना चालू हो जाता है। इसीलिए
साहित्य में जब भी, चूंकि आप इंटरव्यू भी दोगे, कल आप जाओगे इंटरव्यू दोगे, आयोग में जाओ, तो जब भी खाली समय में ट्रेवल करिए, यात्रा करिए, क्योंकि आपकी हॉबी भी भरवाई जाती है। जब आप इंटरव्यू मेंस में हॉबी भरवाई जाएगी, तो ये सब जिसे पढ़िए, विवेकानंद को पढ़िए, इन चीज लोगों को पढ़िए। जब इनको करिएगा तो आपको समझ में आएगा मोरल कैसे निर्णय लिया जाए, आपके अंदर की क्षमता। अगर आप साहित्य से प्रेम करने लगे तो कभी आप यह मान के चलिए, कभी आप परेशान नहीं रहेंगे। आपकी मानसिक भूख को, आपकी संकीर्णता को ये खत्म कर देता है। आपके अंदर वो कभी सुसाइड करने नहीं जाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है रियलिटी क्या है। जैसे पेड़ है सदाबहार, मौसम बदलेंगे, चीजें बदलेंगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि बेताल भट्ट की कहानियां जो आप पढ़ते थे, विक्रम बेताल की कहानियां, यही बेताल भट्ट हैं, विद्वान थे इसके दरबार में, और बड़े विद्वान थे। विचारों को कैसे लाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ये बताने वाले। तो बेताल भट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। इसके अलावा शंकु, ये भी इनके दरबार में एक विद्वान थे। इसके अलावा घटकपर, घटकपर ये भी विद्वान थे। और इसके बाद लास्ट हैं वररुचि, नहीं, बेताल भट्ट, शंकु, घटकपर, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, छप्पड़क, ये 9 विद्वान थे। कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वारामिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट, शंकु, घटकपर और छप्पड़क, ये 9 विद्वान थे इनके दरबार में, और इनको कहा जाता है नवरत्न। ये अब सोचिए कि ये केवल वो नहीं था कि ये क्या करते हैं, केवल राजा नहीं था, विद्वान भी था। विद्वानों का देखिए, जो व्यक्ति विद्वानों का सम्मान नहीं करेगा, इतिहास उसको माफ नहीं करेगा। अब देखिए, क्योंकि यह वर्ग होता है जो आपको बताता है समस्याओं से। अब देखिए, शकों को पराजित करना था, देखिए कितना बड़ा डिप्लोमेसी अपनाता है। पहले नाग मथुरा में बहुत मजबूत हो रहे थे, तो नागों से वैवाहिक संबंध करता है। कुबेर नाग से शादी करता है। लड़की क्या नाम होती है, पैदा होती है, उसका नाम है प्रभावती गुप्ता। अब प्रभावती गुप्ता, अब आपको उसको पता है कि शकों को पराजित करना है अगर गुजरात में, तो हमें वहां के राजाओं की हेल्प चाहिए। तो वहां एक फेमस मध्य में है, वाकाटक वंश है। अपनी लड़की की शादी किससे कर दिया, वाकाटक से कर दिया, रुद्रसेन से। अब वाकाटक से रिलेशन बन गया। अब नीचे में कुंतल से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। अब कुंतल, नाग और इन तीनों से जब वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, अब देखिए, ये वाकाटक है, इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। यहाँ कदम, यही कदम कुंतल, इन्हीं को कहा जाता है, ये कदम और कुंतल। अब देखिए, यही है, ये जो एरिया है, ये है, यही है कुंतल, ये है वाकाटक। अब इन दोनों को कर लोगे तो इनको तो बेटा पराजित तुम कर ही दोगे ना, ये दोनों मिल गए। अब इसके बाद शकों को क्या करता है, पराजित करता है। और यहाँ पे मथुरा में नागवंश है। अब सोचिए, नागवंश से भी वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, वाकाटक से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, कदम्ब से कर लिया, और जब ये हो गया, शकों को पराजित कर दिया। सोचिए, ये कहते हैं डिप्लोमेसी, कि किस तरीके से चीजों को, विवाह का, वैवाहिक संबंधों का यूज करके अपनी पावर को। बाद में प्रभावती गुप्ता का हस्बैंड मर गया, तो लगभग एक तरीके से इन्हीं के अधीन आ गया, ये पूरा काम चालू हो गया। तो प्रभावती गुप्ता इस काल की प्रसिद्ध महिला रही हैं, जिनको दिमाग में रखिएगा। और इस तरीके से इसने नागवंश, वाकटक वंश, कदम वंश, इन सबसे वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद इस तरीके से इसने अपनी सत्ता को मजबूत किया। शकों को भारत से बाहर करने वाला यही है, जिसको सकारी कहा गया इसको। अब इसके बाद दरबार में 9 विद्वान थे। 9 विद्वान हमने आपको बताया, कालिदास हैं, अमर सिंह हैं, धन्वंतरी हैं, वारामिहिर हैं, वररुचि हैं, बेताल भट्ट हैं, शंकु हैं, घटकपर हैं, छपड़क हैं। ये 9 विद्वान थे, जिसको नवरत्न कहा जाता है, इसके दरबार में थे। इसके अलावा यह परम भागवत की उपाधि धारण करता है। परम भागवत की उपाधि धारण करता है। अप्रतिहत, इस प्रकार के सिक्के जारी करता है, लिखा हुआ सिक्के जारी करता है ये। और इसके बाद याद रखिएगा कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने इस तरीके से, एक बड़ा फेमस अभिलेख है जो इसके बारे में बताता है काफी, वो है मेहरौली का आयरन पिलर, जो मैंने शुरू में बताया, कहा कि आगे बताऊंगा। मेहरौली का लौह स्तंभ,
ये बड़ा फेमस पिलर है जिसमें चंद्रद्वितीय मिला है और इसमें पता चलता है कि ये भगवान वैष्णव धर्म को मानता था, इसमें इसको परम भागवत कहा गया है। यहीं पे सिंध और वाहिक के यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन पूछा कि वाहिक वर्ड किस अभिलेख में यूज किया गया है। वाहिक, इसी अभिलेख में वाहिक शब्द आया है, इसी अभिलेख में मेहरौली के आयरन पिलर में ही यूज किया गया है। सिंध और वाहिक तक इसने विजय प्राप्त किया था। दक्ष परम भागवत कहा गया है इसको, इसमें वैष्णव धर्म को मानने वाला कहा गया। तो जो और इस अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत को लोहे में जंग न लगे, पालिश की जानकारी थी, पालिश करने की जानकारी थी। आज भी आप कुतुब इंटरव्यू देने जाइएगा, कभी जब यूपीएससी का इंटरव्यू दीजिएगा तो इंटरव्यू देने के बाद आप जाइएगा कुतुब मीनार वाले प्रांगण में, तो कुतुब मीनार वाले प्रांगण में ही ये पिलर रखा हुआ है। अब तो लोग, क्योंकि भारत में सेल्फी खिंचवाने का बड़ा नजरिया, तो लोग ऐसे पकड़ के फोटो खिंचवाते थे, तब उसको रेलिंग कर दिया गया कि पकड़िए मत, आप दूर से देखिए। तो ये जो है आज भी पिलर है वहाँ पे, और जाके आप देखिएगा तो आपको दिखेगा पालिश की जानकारी देता है। मतलब हम लोग सामान्य लोग नहीं थे, हमारी संस्कृति इतनी रीच है, ऐसे में यूज करेगा कि ये वैज्ञानिक सभ्यता थी, वैज्ञानिक संस्कृति थी। जैसे कांसा का प्रयोग हम कापर और टिन सिंधु सभ्यता में बनाते थे, तो इस प्रकार से लोहे की पालिश करने की जानकारी थी। ये पिलर हमें बता देता है। मेरा आज भी अब वैसे ही खड़ा है जैसे पहले था, और परम भागवत कहा गया इसको। ये जो है, ये जो है, ये दिखाता है कि इस चंद्रगुप्त एक बड़ा शासक था, इसका विक्रमादित्य कहा गया इसको। परम भागवत की उपाधि, वैष्णव धर्म को मानने वाला था ये, लेकिन वैष्णव धर्म को मानता था दोस्तों, लेकिन सेकुलर था। उदयगिरी गुहालेख में जो वीरसेन है, सचिव जो है उदयगिरी गुहालेख में, वीरसेन शैव धर्म को मानता था। इसका मतलब कि वैष्णव धर्म को मानने के बावजूद शैव धर्म, अन्य धर्मों का भी विकास हो रहा था। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट याद रखिएगा, इसी के काल में फाहियान चीनी यात्री था जो भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान इसी के काल में भारत आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत आया, और इसने याद रखिएगा भारत आया तो आया ये, इसने घूमा। ये कहता है कि लोग बड़े शांतप्रिय थे, लोग बड़े उदार थे, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, उदार था। तो चीनी यात्री फाहियान जो है इसी के काल में आया और मध्य देश का वर्णन किया है। इसमें राजा का नाम नहीं देता ये, लेकिन ये बताता है उस समय के समाज के बारे में, बताता है बड़ा शांतिप्रिय समाज के वर्णन करता है। ये कहता है दंड व्यवस्था उदार थी, मृत्यु दंड नहीं दिए जाते थे, लोग शांतप्रिय तरीके से रहते थे। तो फाहियान चीनी यात्री इसी के काल में भारत आया था, जिसको दिमाग में रखिएगा। ये था आपका चंद्रगुप्त का काल, मतलब शकों को अंतिम रूप से पराजित करने वाला है। नवरत्न थे इसके दरबार में। नाग मथुरा के नाग वंश बड़े फेमस थे। मथुरा के नाग वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, वाकटकों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, कदम्ब या कुंतल वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। शकों को अंतिम रूप से भारत से पराजित करने वाला सकारी कहा गया। व्याध आकृति के, भागवत के, अप्रतिहत या आदि प्रकार के सिक्के जारी करता है ये। चीनी यात्री फाहियान इसके दरबार में आया, ये इसके मेन काम थे। इसके बाद इसका लड़का आता है कुमारगुप्त प्रथम। कहते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम के सबसे ज्यादा अभिलेख मिलते हैं। दो बड़े फेमस अभिलेख हैं इनके, एक विल्सन अभिलेख, और दूसरा है मंसूर प्रशस्ति। इसमें रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। मैं आगे बताऊंगा जब कल्चर बताऊंगा। रेशम बुनकर, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। कुमारगुप्त प्रथम का बहुत बड़ा कोई काम नहीं रहा, कोई ऐसा काम इनके बारे में नहीं मिलता, लेकिन दो चीजें हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के फाउंडर रही हैं। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र माना जाता है, जो अब सोचिए प्राचीन का, इस विश्वविद्यालय में अलग से मैं कल्चर में बताऊंगा कि प्रवेश परीक्षा होती थी। आज होती है तो बड़ी बात नहीं है, वेंसांग पास नहीं हो पा रहा था, प्रवेश परीक्षा होती थी, अलग अलग प्रकार के पुस्तकालय थे, पूरा मतलब एक
जो आज आपको दिखाई देता है वो सब चीजें थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का ये फाउंडर था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसी के काल में जो जो यूपी का पेट क्वेश्चन है और कम से कम कई बार पूछा गया है, इसी के काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है। इसी के काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है और कहते हैं कि जब आक्रमण करते हैं तो देखिए, दो क्वेश्चन यूपी पीसीएस का पेट क्वेश्चन है, मेंस जब होता था तब भी पूछा है। पुष्यमित्रों का आक्रमण किसके काल में हुआ? कुमारगुप्त के काल में। लेकिन इस आक्रमण का सामना किसने किया, इनको पराजित किसने किया? वो था स्कंदगुप्त। समझिएगा, इनको पराजित करने वाला है स्कंदगुप्त। लेकिन आक्रमण किसके काल में हुआ? दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किसके काल में हुआ तो कुमारगुप्त प्रथम को बताइएगा, और इसको इस आक्रमण का सामना किसने किया, पराजित किसने किया? तो इसका लड़का था। इसका कहते हैं कि जैसे ही आया, पता चला पिता की मृत्यु हो गई, और जैसे ही स्कंदगुप्त बना, हुड़ों ने भारत पे आक्रमण, देखिए आक्रमण चालू हो गए, हुड़ों ने भारत पे आक्रमण कर दिया। तो इसके बाद जो शासक बना, जो कहते हैं गुप्तों का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में कुछ चीजें हैं, वह है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में दो अभिलेख हैं जो बड़े फेमस है, जानकारी देते हैं। एक तो है जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और दूसरा है आपका भीतरी अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख। कहते हैं कि जैसे ही ये आया, हुड़ों ने आक्रमण कर दिया, तो हुड़ों को पराजित करने वाला भी स्कंदगुप्त है। हुड़ों को पराजित करने वाला भी कहा जाता है। पहला काम इसने क्या किया? हुड़ों पे विजय प्राप्त की। हुड़ों पे विजय प्राप्त की। इसके बाद जो दूसरा काम इसका बड़ा फेमस रहा, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराने वाला शासक यही है, स्कंदगुप्त है। सुदर्शन झील जो मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बना था, जिसको आगे अशोक रुद्रदामन ने कराया। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराने वाला भी यही है। और इसके बाद तीसरा याद रखिएगा, चीन से वैदेशिक संबंध स्थापित किया, इसे राजदूतों का आदान प्रदान किया। चीन से राजदूतों का आदान प्रदान किया। ये काम करने वाला स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के बारे में याद रखिएगा कि मतलब विदेशी आक्रमण से राज्य को बचाने वाला था। पुष्यमित्रों से बचाया, हुड़ों से बचाया, विदेश संबंध स्थापित किए, सिंचाई कल्याणकारी काम किया, सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया, और यहां तक गुप्त काल में एक व्यवस्थित क्रम दिखाई देता है। और इसके बाद, स्कंदगुप्त के बाद, गुप्तों का धीरे धीरे पतन चालू हो गया। फिर कोई बड़ा राजा नहीं हुआ जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें। और धीरे धीरे, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब देखिए, तो अगर देखें तो ये जो पूरी पॉलिसी इनकी रही, डायरेक्ट कंट्रोल करने की नहीं रही, इन्होंने अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जब आप अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते हो तो सत्ता जब तक केंद्र में, जब मतलब कहने का मतलब ये है कि केंद्र जब तक मजबूत होगा तब तक तो ये लोग आपके अधीन रहेंगे। जैसे ही केंद्र कमजोर होगा, ये छोटे छोटे राज्य के रूप में क्या होंगे, अपने को स्वतंत्र करने लगेंगे। तो पोस्ट गुप्ता का लक्षण है विकेंद्रीकरण, क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। अब देखिएगा, इनके बाद वल्लभी में मैत्रक वंश की स्थापना होती है, भट्टारक करता है।
कन्नौज में मौखरी वंश एक राज्य बनाता है, बंगाल में गौड़ वंश शशांक होता है जो बनाता है, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश आता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कई छोटे छोटे राज्य बनने चले जाते हैं और यहीं से आगे कन्नौज सत्ता का केंद्र बनता है और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चालू होता है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और इनके बीच में। और इस तरीके से धीरे धीरे एक नए प्रकार का सामंतवादी प्रवृत्ति, राजनीतिक विभाजन जो अब चालू होगा, जो लगभग आपका बना रहेगा 1191 तक, जब तक तराइन का युद्ध नहीं हो जाए। छोटे छोटे जब तक इस्लाम दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हो जाती, राजनीतिक विभाजन की समस्या दिखाई देगी। इस दौरान एक राजा थोड़ा सा फेमस रहा पुष्यभूति वंश का, हर्षवर्धन, जिसने कुछ कोशिश की। कहते हैं हर्षवर्धन अंतिम हिंदू राजा था इस पीरियड का जिसने कुछ बड़ा कार्य करने की कोशिश की। और इसके बाद धीरे धीरे देखिएगा पॉलिटिकल विभाजन चालू हुआ। तब देखो एक दिन में नहीं हुआ, लेटर मौर्य से ही सामंतवादी प्रवृत्तियां, भूमि अनुदान देना ये चालू हो गया, ये परंपराएं चालू हो गई। और धीरे धीरे करते हुए गुप्तों के बाद भारत का पॉलिटिकल विभाजन, छोटे छोटे राज्य बनने लगे। अब देखिए गुप्तों के जस्ट बाद आप देखिएगा तो बल्लभी में मैत्रक वंश आया, कन्नौज में मौखरी वंश आया, बंगाल में शशांक गौड़ वंश आया और थानेश्वर में पुष्यभूति वंश आया। इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य बनने लगे और ये रहा हमारा पॉलिटिकल इतिहास। तो आज हमने दो पार्ट में हमने देखा, दो पार्ट को देखा। पहला पार्ट हमने देखा इनका जानने का सोर्स क्या है, जिसमें हमने पुराण बोला, शूद्रक का मृच्छ कटिकम बताया आपको, वात्सायन का कामसूत्र बताया हमने आपको, कालिदास की जितनी रचनाएं हैं वो सब इस काल की हैं, अमर सिंह का अमरकोश इस काल की रचनाएं हैं। ये सब से पता चलता है, हमें इस काल की जानकारी मिलती है। विदेशी में फाहियान, वेनसांग जो यात्रा विवरण है, इनसे भी इस काल की जानकारी मिलती है। इसके बाद हमने आपको अभिलेखों के बारे में बताया जिसमें हमने कहा प्रयाग प्रशस्ति है, बिलसंड अभिलेख है, भीतरी अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है। ये जितने अभिलेख हैं ये भी इस काल के बारे में हमें क्या देते हैं, जानकारी देते हैं और इनसे हमें जानकारी मिलती है। इन दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं। पहला शासक हमने बताया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि ये पहला वास्तविक शासक संस्थापक था इस काल का। वैसे तो श्रीगुप्त, घटोत्कच ये लोग हुए, लेकिन जो पहला वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और अपने राज्य को एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश किया। इसके राजगुप्त एरा को ही बल्लभी एरा भी कहते हैं। 319-20 के समय गुप्त संवत की शुरुआत होती है। इसके बाद हमने बताया समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त ने दिग्ग अपनी विजय के द्वारा उत्तर, दक्षिण, सीमावर्ती प्रदेश सब पे अलग अलग प्रकार की नीति अपनाई। उत्तर में प्रस्फुटोरण की नीति अपनाई, एक तरीके से सबको उखाड़ फेंकना। दक्षिण में ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई, अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति थी। सीमावर्ती प्रदेशों में सर्वकरदान, आज्ञाकरण, परागमन की नीति अपनाई। टैक्स देते रहो, अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहा यहाँ भी। विदेशियों के साथ आत्मनिवेदन, कन्योपयन, गरुत्मंदक की नीति अपनाई, मतलब दरबार में आओ, रिक्वेस्ट करो, वैवाहिक संबंध स्थापित करो, हमारे मोहरों का यूज करो, ये किया। अश्वमेध यज्ञ किया, बीड़ा बहुत अच्छा बजाता था, वसुबंधु इसके दरबार में थे। हरिसेन एक बहुत बड़ा विद्वान था जो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। इसके बाद रामगुप्त, आपको बताया कोई वो नहीं रहा, क्रम के लिए जानिए। और रामगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, जिसने शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर किया, नागों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, नाग घरानों से, वाकटक से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, कुंतल वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कालिदास इनके दरबार में थे। नवरत्न में कालिदास थे, अमर सिंह थे, छपड़क थे, वरुचि थे, जो मैंने सब आपको बताया, लिख भी दिया हूँ, आप देख लीजिएगा इसको। इस तरीके से इसने काम किया। जब आगे हम देखते हैं तो आगे कौन आता है, कुमारगुप्त आते हैं। और कुमारगुप्त ने नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और इसी के काल में विदेशी आक्रमण भी दिखाई देता है, बाहरी आक्रमण दिखाई देता है, पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है, इसको स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया जाता है। और इसके बाद आपका स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त जैसे ही बनता है हुड़ों का आक्रमण होता है, हुड़ों को ये पराजित करते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे सत्ता ये पतन की शुरुआत होने लगती है। और इसके बाद धीरे धीरे गुप्तों के पतन लास्ट तक होता है और यहीं पे छोटे छोटे राज्यों की अवधारणा आती है, जैसे बल्लभी, मौखरी, कन्नौज, ये चीज़ें आने लगती है। अब अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इस काल की सामाजिक व्यवस्था क्या है, इस काल का प्रशासन क्या है, इस काल में धार्मिक याद रखिएगा स्वर्णकाल इसको क्यों कहते हैं। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल और साहित्यिक, दो पार्ट हमने इसका बता दिया। अब तीसरा पार्ट देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप साथ पूरे क्रम से पढ़ते जाइएगा तो यकीन मानिए फिर इतिहास कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर आपको नहीं आता तो किसी को नहीं आता।
इसी सीरीज में जो अगला टॉपिक हमारा चालू होगा वो होगा गुप्तों का सामाजिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति। अब आपका काम है, आप क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, जितना ज़्यादा देखिएगा उतना ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और मुझे लगता है कि फिर आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। मौका मिले एनसीईआरटी पढ़ते रहिए 11th-12th वाली, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको एंशिएंट मेडुअल में या हिस्ट्री में नहीं आएगी। और कोशिश ये करिए कि फैक्ट याद करने से पे मत जाइए, इसलिए मैं देखिए डेट नहीं लिखता, मैं जान के क्रम बताता हूँ। फैक्ट याद कितना करोगे, याद नहीं होगा। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि चैलेंज क्या आया, इस चुनौती का इसने कैसे समाधान किया। ये अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी लेवल पे और चीज़ें आपकी बेहतर लेवल पे हो जाएंगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं इस पार्ट सेकंड को लेके। धन्यवाद।